हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए आज बात करते हैं रेस्पिरेशन इन द प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर प्लांट फिजियोलॉजी। देखते हैं क्या क्या है एनसीईआरटी के पिटारे में और आपके ब्लैक बुक में। एक्चुअली ये पूरा एक्सट्रैक्ट ऐसे इसको कंसाइज वे में तैयार किया गया है एज बेस्ट पॉसिबल वे में, ताकि मतलब आपको बहुत जल्द रिवीजन भी हो जाए, कुछ छूटे भी ना। तो इसलिए थोड़ा सा अब जैसे जो EJMR वाली लाइनें हैं एनसीईआरटी में लिखा है भैया कहानी पहले बताए कुछ, तो वो सब चीजें हम लोग मतलब उतना क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आप एक दो चार बार आप पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर को, तो इसलिए आपको थॉरली बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा और कम टाइम में इसलिए कोशिश किया जाता है कि जल्दी से जल्दी आपको पूरा कवर किया जा सके। ठीक है, और फिर बेस्ट क्वालिटी तो पूरा चैप्टर यार कितने घंटे में लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इससे बात नहीं होगा, ये गारंटी रहेगी। ठीक है, आइए बात करते हैं रेस्पिरेशन इन द प्लांट। देखिए, जब बात रेस्पिरेशन की आती है तो सबसे पहली बात तो क्या इंपॉर्टेंस रहती है जीवन में किसी चीज के चलने की, सबसे बड़ी वजह होती है वो। अब कोई भी काम जो है फालतू नहीं होता। जैसे फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब टू मेक, व्हाट टू मेक, क्या बनाना है भैया, मेक करना है। तो भोजन किसके लिए, प्लांट अपने लिए खुद बनाता है, लेकिन प्लांट स्टोर करके किस फॉर्म में रखता है। तो हमें फूड की जरूरत है, फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड बना भैया, फूड क्या है, बेसिक नीड है आपकी लाइफ की। और एयर भी फोटोसिंथेसिस से मिलती है, तो वो सब चीजें मिली, तो यूटिलाइजेशन कैसे कैसे होगा उसको ये चैप्टर डील करता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फूड है क्या, व्हाट इज फूड। फूड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट गिव एनर्जी। आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं कि फूड एक प्रकार का फ्यूल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है, तो यही बात लिख रहा है कि फूड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट गिव एनर्जी आफ्टर देयर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, फूड क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, अब यानी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होना चाहिए, तभी से आप जो है फूड। अब देखिए इसके क्लासिफिकेशन में बहुत सारे हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल में आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पढ़ते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल बहुत सारे इल्म आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी हैं वो हैं। तो जो मोस्ट फेवर्ड है, जो सेल को सबसे ज्यादा पसंद है, वो है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आप कह सकते हैं इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट गिव एनर्जी आफ्टर इट्स ब्रेकडाउन। अब उस एनर्जी को, उस ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तभी ये ब्रेकडाउन होगा और तभी एनर्जी का रिलीज होगा। इसीलिए कुदरत ने बनाया है आपके अंदर रेस्पिरेशन। तो आप एक चीज ये खत्म कर लिए, व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन। नीड क्या है, टू रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग द कार्बन बॉन्ड। उससे बॉन्ड ब्रेक करके आपने एनर्जी बना ली, ये रही नीड। व्हाट इज नीड। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके एनसीईआरटी में पहले कहता है कि व्हाट इज नीड। नीड क्या है, क्वेश्चन मार्क, रेस्पिरेशन के ये बता दी। अब डू प्लांट ब्रीथ, क्या पौधे भी ब्रीथ करते हैं। डू प्लांट रेस्पायर बोलना उचित रहेगा, ब्रीथ। अभी बताते हैं आपको कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। डू प्लांट रेस्पायर, यस, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, प्लांट आल्सो रेस्पायर। एक्चुअली क्या होता है, प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए भैया, उसमें रिस्पिरेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसके लिए रिस्पिरेटरी रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है। इसमें पर्टिकुलर इसके एक एक ऑर्गन अपना खुद ध्यान रखते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन, साफ साफ लिखता है एनसीईआरटी, खुद ध्यान रखता है। ठीक, और दूसरी बात यह है कि ये रहा आपका नीड। और ये उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आइए, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। अब पेज खोलने का मन नहीं, यहीं से देख लेते हैं, कहीं जगह होगा। यहां लिखते, ये है डिफरेंस बिटवीन आपके रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। सब ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन मान लेते हैं, ऐसा नहीं। देखिए रेस्पिरेशन में पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन की सप्लाई करके। जो एनारोबिक, देखिए एरोबिक और एनारोबिक दो भी टाइप पढ़ाया जाएगा, तो जिसमें एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए तो भैया ब्रेकडाउन होगा किसके, बाय द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई से होगा। और ब्रीदिंग इज ए गैसियस एक्सचेंज, ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब इसमें ये नहीं कह रहा भैया आप ब्रेकडाउन कराओ ना कराओ, आप एक्सचेंज करा लो, आप उसके लिए क्या आगे करते हो, वो
आगे का मैटर है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपकी कहलाती है। तो ब्रीदिंग का प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन, ये आपको रेस्पिरेशन चलवाएगा। तो यही मेजर डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि आपकी क्या क्या एनसीईआरटी में है, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन सेल लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका रेस्पिरेशन अभी बताया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ एनर्जी, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं आप रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। अभी बताया वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट होगा वो सबस्ट्रेट कहलाता है। यानी सबस्ट्रेट में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके क्या करेगा आपका, तब जो है एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सबस्ट्रेट, मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट जो है आपका ग्लूकोज है, होता वैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जनरली इसमें ब्रेक डाउन होते हैं, जनरली जो है ये ग्लूकोज का ही होता है, ठीक है। ये रहा आपका। तो जैसे आपने पढ़ा है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो मेंशन करने लायक है वो ये है कि जैसे आपने ये बात पढ़ी है कि फोटोसिंथेसिस क्या था, फोटोसिंथेसिस वाज नहीं दिखेगा क्या, फोटोसिंथेसिस वाज एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या था, एनाबॉलिक, इसमें चीजें बनती हैं, एनाबॉलिज्म होता है। बताया था कल कि मेटाबॉलिज्म इक्वल टू टू थिंग, मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म, एना प्लस कैटाबॉलिज्म, दोनों एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म इसमें ब्रेकडाउन होगा और इसमें सिंथेसिस होगी, ये मिलके पूरा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होता है। तो अब एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में चीजें बनाई जा रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड बना रहा है, तो इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस है। जबकि आपके रेस्पिरेशन में चीजें टूट रही हैं, तो इसमें बोलना चाहिए कि दिस इज अ कैटाबॉलिक, ये बोलना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से बोलना सही नहीं है, सही है बट नॉट टोटली करेक्ट। क्यों, क्योंकि भैया चीजें तोड़ के, भोजन को तोड़ के, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी बनवाया जाए, दैट इज कैटाबॉलिज्म। लेकिन काम क्या है आपका, भैया आपका काम है एनर्जी बनवाना, यानी एनर्जी बनवाने का मतलब है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो आप कुछ बनवा भी तो रहे हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अरे यार जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एटीपी बनाता है, देख लो, जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई से लिखते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिस इज आई, ये इसका रेस्पिरेशन होके यानी ऑक्सीडेशन होके बनता है आपका एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, ये सिंथेसिस हुआ, यहाँ पे सिंथेसिस भी हो रहा है, यानी एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसीलिए इसको एक शब्द बोलना उचित नहीं है, दिस इज एम्फीबॉलिक। क्या, तो रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस, याद रखिएगा, रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक। कहीं लिख लो, रेस्पिरेशन पूछेगा अगर स्टेटमेंट तो कैसा है, ना कैटा है ना एना है, एम्फी है, मतलब एम्फी मतलब बोथ, जैसे एम्फीबियन थे, बोथ लाइफ थी ना, मतलब वाटर एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में, तो एम्फी मतलब मिक्स, बोथ एम्फीबॉलिक, एम्फीबॉलिक, ठीक है। जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, हो गया। देखिए लिखा, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी बट प्रोटीन, फैट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट अंडर सर्टेन कंडीशन यूज होते हैं, लेकिन इनको फेवर नहीं किया जाता। भैया प्रोटीन ये पूरा आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, तो इन सब को तोड़ दोगे तो प्लांट में वो हो जाएगा, तो इसलिए इनको कम, ग्लूकोज में मोस्ट फेवर्ड सब्सट्रेट होता है। एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक है, बहुत बचपन से आप पढ़ते हैं, एटीपी ही यहाँ बनवाया जा रहा है, इसलिए एम्फीबॉलिक। कंप्लीट कंबशन का रिएक्शन क्या लिखा है कि ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव राइज टू, आप रेस्पिरेशन में क्या छोड़ते हैं भैया, आप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है, एक में 686 किलो कैलोरी, 681 मोल ऑफ ग्लूकोज व्हेन कंप्लीटली ब्रेक डाउन
686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये आपका पूरा बैलेंस रिएक्शन है, एनर्जी आप वहां मेंशन कर सकते हैं। अब आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ग्लाइकोलिसिस, आप किस किस के मैकेनिज्म के थ्रू आप एनर्जी तोड़ रहे हैं, कैसे कैसे बनवा रहे हैं, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर उसके बाद क्या होगा पूरा सबस्ट्रेट लेवल, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर, ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर, लिसिस का मतलब जहां भी लिसिस लगाओ उसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, वाटर या किसी के प्रेजेंस में चीजों को तोड़ना, लिसिस कहलाता है। अब ग्लाइकोलिसिस की जो स्कीम थी वो 3 साइंटिस्टों ने दी थी, कौन? ईएमपी, इसीलिए इसका नाम पड़ता है ईएमपी पाथवे। क्या? ईएमपी पाथवे, एम्बेडेड मेयरहॉफ एंड ओटो मेयरहॉफ, इनका पूरा नाम था, ओटो मेयरहॉफ, जे पारनास। तो आप याद रखें एम्बेडेड, पारनास और आपका मेयरहॉफ बीच में, फिर से याद रखो। अरे यार खुल जा भाई। ईएमपी, अरे ईएमपी पाथवे क्यों पड़ा? 3 साइंटिस्ट हैं, पहले वाले कौन है? एम्बेडेड, नेक्स्ट वन मेयरहॉफ, ओटो मेयरहॉफ पूरा नाम था, मेयरहॉफ लिखे हो, मेयरहॉफ एंड जे पारनास। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनकी वजह से ईएमपी पाथवे देखो लिखा होगा कहीं, एम्बेडेड, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पारनास, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, इट इज आल्सो नोन ईएमपी पाथवे। क्यों ईएमपी पाथवे कहा? 3 साइंटिस्ट के वजह से। अगर इन द साइटोप्लाज्म कहां होती है? याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, साइटोप्लाज्म में चलती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है आपकी ईटीएस। ये पूछेगा कि ईटीएस कहां चलती है, साइट क्या है, व्हाट इज द साइट ऑफ ईटीएस? आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कहां चलता है ईटीएस? ईटीएस चलता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और आपका ग्लाइकोलिसिस कहां चलता है? साइटोप्लाज्म। एक्चुअली आप पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस अगर इन एरोबिक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो आप ये बताएं भैया ग्लाइकोलिसिस सब में चलती है, एनारोबिक हो एरोबिक हो, क्यों? क्योंकि यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज ही नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता, तो एरोबिक हो या एनारोबिक सबसे पहला स्टेप आपका ग्लाइकोलिसिस ही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में पड़ता है, आपको 10 स्टेप पढ़ने हैं। अगर इन द साइटोप्लाज्म, याद कर ली, ग्लाइको अंडर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है क्या होता है? 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। कैसे बनता है वो लोग देखते हैं हम लोग। ग्लूकोज, मोस्ट फेवरेट सबस्ट्रेट क्या था आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है बच्चा? तो आप बताएंगे, दिस इज 6 कार्बन, 6 कार्बन का होता है। यार ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा छोटा कर दें, को दिखना चाहिए, ठीक है। बुक में देखते जाना यार। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, इसमें इसको ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्जन होता है इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडोनोसिन डाइफॉस्फेट में। डाइफॉस्फेट मतलब यहाँ पे एक एटीपी का यूज हो रहा है क्या? तो यहाँ पे आप निगेटिव लिख दीजिए, यहाँ पे यूज हो रहा है, जहाँ पे खर्च हो रहा है वहां हम निगेटिव लिख दिए, ठीक। जहां बनेगा वहां प्लस लिख लिया जाएगा। एडोनोसिन यहाँ पे ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब फिर इसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यही ग्लूकोज आइसोमेराइज होकर फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। देखिए 6 फॉस्फेट यानी 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है, तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर एक एटीपी लगेगी, यहाँ पे फिर एक नेगेटिव हुआ, यानी एक एटीपी लगी और एडीपी में कन्वर्ट हुआ, एडोनोसिन ट्राइफॉस। यहाँ पे खर्च हुआ, यहाँ भी खर्च हुआ। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नेट गेन ऑफ एटीपी होती है, कितना एटीपी बनती है, कहाँ होता है, क्या, ये सब चीजें देखेंगे। तभी देखते जाइए आप कैलकुलेशन, पूरी बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं कि कैसे आपका कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो पहले दूसरे स्टेप में आपकी एटीपी खर्च हो गई। अब क्या बना? फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट। देखिए फ्रुक्टोज ये आइसोमेराइजन होके फिर से यहाँ से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। फिर उसके बाद किस में टूटता है? ट्राइयोज फॉस्फेट, जिसे आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिए, ग्लूकोज ये हो गया। फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, बीपीजीए। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ ट्राइयोज में, ट्राइयोज फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फिर ये इसका फिर से आइसोमेराइजन होता है ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रेट एसिटोन, डैप याद रखना, DHAP, क्या? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें कन्वर्जन होता है। और उसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला है, यहाँ पे NAD से हाइड्रोजन मिलके आपका NADH2 बनता है। यानी यह NADH2 से आपको पता है कि NADH2 बनेगा अगर, तो एक NADH2 से हमें कितनी ATP मिलेगी? तो एक NADH2 से मिलती है 3 ATP। जब हम
आप क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ ईटीएस नाम के बैंक में जाके आप इसे भंजवाएंगे NaDH2 को और FaDH2 को। जहाँ भी FaDH2 बनता है, FaDH2 एक प्रकार की एनर्जी करेंसी ही हुई, लेकिन ये आप चेक के फॉर्म में है। जैसे चेक आप क्या करते हैं, मार्केट में कहीं भी लगा देते, नहीं बैंक में जाना पड़ेगा तभी आपको मिलेगी। यानी ATP आपका करेंसी है, उसको आप कहीं भी खर्च कर लो। लेकिन NaDH2 FaDH2 नाम के क्या है, ये हैं आपके चेक। इनको अगर आपको भंजाना है तो आपको जाना पड़ेगा ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रेब साइकिल वगैरह उसमें, फिर उसके बाद तब ये कन्वर्ट होंगे। ये यानी एक NaDH2 3 ATP देता है और FaDH2 2 ATP देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और GTP भी बनता है, भी वहां बताते हैं। अब क्रेब साइकिल में GTP, ट्राइयोस फॉस्फेट ये हो गया। फिर ट्राइयोस फॉस्फेट ये ढैब बना, हाँ यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे NaDH2 बना है। NaDH2 के बाद ट्राइयोस बिस फॉस्फेट, जिसे 13BPGA भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको रफ कर रहे हैं, BPGA क्या बोलते हैं, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, BPGA, ठीक है। BPGA कन्वर्ट होता है ट्राइयोस फॉस्फेट में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किसमें कन्वर्ट होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। इसका कन्वर्जन याद रखिए। अब इसके बाद क्या बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP में। देखिए ट्राइयोस फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज की ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से यहाँ पे आपको प्लस यानी मिला, ATP बना, ठीक है। यहाँ पे आपका NaDH2 बना था, यहाँ पे एक ATP बना था। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट होगा वाटर के प्रेजेंस में 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP बनेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा आपके, यहाँ भी ADP से एक ATP बनेगी, यहाँ भी सिंथेसिस हुआ है ATP का, यहाँ भी सिंथेसिस, यहाँ डायरेक्ट सिंथेसिस हो रहा है 2 ATP का, ठीक है। डायरेक्ट सिंथेसिस कितने का हो रहा है, 2 ATP का, और इससे बन जाते हैं 2 पायरुविक एसिड, एंड प्रोडक्ट ऑफ योर ग्लाइकोलिसिस, दैट इज पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो अगर हम नेट गेन की बात करें, क्या नेट गेन की बात करते हैं, तो नेट गेन आप बताओ कितने ATP आपको बना, 2 ही ATP मिला। ये 2022 का क्वेश्चन था जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि नेट गेन आप ATP पूछा है तो कोई 8 लगा रहा था, कोई 2 लगा रहा था ऑप्शन में, तो 8 और 2 बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था। टोटल 10 बनते जिसमें नेट गेन 2 ATP होता, क्यों, क्योंकि आपका 2 ATP तो वहां खर्च हो चुका है। देख लीजिए आप, 4 बना तो उसमें 2 तो खर्च हो चुके थे, देखिए एक यहाँ पे खर्च हुआ, एक यहाँ पे खर्च हुआ, 2 ATP यहाँ खर्च हुआ, और यहाँ पे ATP बना, यहाँ पे ATP बना। उसके बाद यहाँ पे NaDH2 बनता है, जिससे हमें कितनी ATP मिलती है, 3 मिलती है। तो 3, 2 5, 2 7 और एक वहाँ 8, और खर्च कितनी हो गई आपकी 2। तो नेट गेन कितनी की है, अभी देखिए ये लिखा हुआ है, इन ग्लाइकोलाइसिस ATP कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई, यहाँ कहाँ कहाँ खर्च हुई, देखिए लिखा हुआ है आपके। फर्स्ट इन कन्वर्जन ऑफ, पहला स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज जब 6 फॉस्फेट बनाते हैं तहाँ खर्च हुई, और जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट, यानी सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप दोनों में खर्च हो गई। सिंथेसिस कहाँ हुई, वहां 2 देखिए, फर्स्ट कन्वर्जन DPGA यानी डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना तहाँ एक आपकी बनी, और सेकंड कन्वर्जन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनी तहाँ वहां पे बना। तो ग्लाइकोलिसिस 10 रिएक्शन है अंडर अ डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्शन कंट्रोल में, पूरी ग्लाइकोलिसिस चलती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। और NaDH2 से कितना मिलता है आपके 3 ATP। तो आइए देखते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए। अगर मेनी प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड जर्मिनेटिंग सीड वगैरह, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जानते हैं किसमें, आपके ईस्ट वगैरह में भी होता है, ईस्ट में इसी लिखा है यूनिसेलुलर, और यूकैरियोट यानी फंजाई का मेंबर है ईस्ट, यही केवल सिंगल सेल होता है, पूरी फंजाई मल्टी होती है। जर्मिनेशन सीड में भी होता है, ब्रीविंग वगैरह में जब इसको फर्मेंट करके सीड वगैरह बहुत सारे दारू वगैरह जो बनवाई जाती है, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, देखिए लिखा है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी पढ़ाया था आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। इसको ब्रीविंग ईस्ट भी कहते हैं, बेकर ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ब्रीविंग इंडस्ट्री यानी अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, और फर्मेंट जो बेकर ईस्ट यानी ब्रेड वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड CO2 बाई एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इन एनिमल सेल पायरुविक एसिड रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाई लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज
रिड्यूसिंग एजेंट इज NaDH2। क्या है रिड्यूसिंग एजेंट? NaDH2 है। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज रिलीज नॉट ऑफ ट्रैप्ड एटीपी। बहुत झंड होता है, मतलब 7% से कम एनर्जी बनती है और सारी ट्रैप नहीं होती है आपके एटीपी के फॉर्म में। ईस्ट पॉइजन बताया था, ईस्ट पॉइजन कर देता है अपने आप को अबाउट 13% कंसंट्रेशन जैसे ही अल्कोहल का पहुंचता है, अबाउट 13%, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अबाउट 13% जब कंसंट्रेशन पहुंचता है तभी ईस्ट मर जाता है, यानी वहां पे अब आपका वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, यानी इससे ज्यादा दारू कंसंट्रेट नहीं हो सकती। तो आपको पता है कि 13% से भी ज्यादा मार्केट में आती है कि भैया इतने परसेंट ज्यादा अल्कोहल है। वो कैसे कराया जाता है? वो डिस्टिलेशन, प्यूरिफिकेशन, वो उनका अपना अपना अलग अलग मेथड होता है जिससे बढ़ाया जाता है, लेकिन नेचुरल तरीके से ईस्ट 13% ही करता है, उसके बाद वो मर जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब पूरा इसका पाथवे क्या है? ग्लूकोज ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लिसरल्डिहाइड में, और फिर उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर फॉस्फोपायरुविक एसिड। अब इसका फेट क्या है? ये या तो पायरुविक एसिड से आपका वहां चला जाए एरोबिक में, या आपके लैक्टिक एसिड NADPH2 से बनवा ले, या इधर चला है तो इथेनॉल बना लेता है NADH2 से। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा, आपको ये पूरा पूछा नहीं जाएगा स्टेप, कोई कोई 1-2 स्टेप पूछ लेते हैं। पायरुविक एसिड से बताइए NADH2, NADH प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, NADH2 बना तो लैक्टिक एसिड होगी। फिर उसके बाद बस अब ये याद रखना है कि आपके ईस्ट वगैरह कराते हैं कितना परसेंट उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये पूछ देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बताया था एरोबिक में होगी, मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन, पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म, अभी ग्लाइकोलिसिस से आपने पायरुवेट जो बनाया था उसको कहाँ करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे। ठीक है, क्रूशियल इवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? मैट्रिक्स ऑफ, देखो बताया था क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है आपके? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड ETS। इनर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या चलती है? ETS चलती है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल, तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है? तो आपके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। ठीक है, उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? हैंस लीड क्रेब नाम के साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके रिगार्ड में पढ़ा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल ये कहाँ चलती है? ये आपके चलती है, ये देखिए लिखा है इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और आपका ETS कहाँ चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ETS चलती है आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, जब आप देखते हैं सॉसेज शेप डबल, तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन बाहर एक आउटर एक इनर। सेमी ऑटोनोमस सेलुलर ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि इनके पास खुद का राइबोसोम, खुद का DNA होता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। तो ETS इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चलती, लिखा है क्या? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। पायरुवेट आफ्टर एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट जो आपका ग्लूकोज से बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा मैट्रिक्स में, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उससे फिर आपकी एनर्जी बनेगी। 2-फॉस्फो, देखिए ये पायरुविक एसिड, 2 मोल पायरुविक एसिड को एंजाइम ए से मिलके NAD+ के प्रेजेंस में मैग्नीशियम आयन के पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एस्टिल को एंजाइम ए बनाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये। अब एस्टिल को एंजाइम ही इंटर मारता है, देखिएगा देखिएगा हम लिखा होगा। हाँ, अब आपका ये एस्टिल को एंजाइम, देखिए क्रेब साइकिल में एंट्री आई, पायरुवेट यहाँ जो उससे बनी थी, को एंजाइम ए के प्रेजेंस में, को एंजाइम ए के प्रेजेंस में NADH2 के प्रेजेंस में CO2 रिलीज करेगा और एस्टिल को एंजाइम में बदल जाएगा, पायरुवेट एस्टिल को एंजाइम में। अब एस्टिल को एंजाइम में एक्चुअली आपके साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, जिसे आप कहते हैं क्रेब साइकिल। तो कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, पूछ लेगा क्वेश्चन। तो एस्टिल को एंजाइम इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड बिटवीन क्रेब साइकिल, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से आई आपकी ये, और ये आई आपके क्रेब साइकिल का। तो इनके लिंक क्या है एस्टिल को एंजाइम में? देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्रेब साइकिल, पहले यहाँ पे देख लीजिए एक बार। क्रेब साइकिल, एस्टिल को एंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ? सिट्रिक एसिड में, जो CO2 को निकालेगा NADH2 के प्रेजेंस में, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। किसमें? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में। किसमें? सक्सिनिक एसिड में, CO2 NAD+ के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा? सक्सिनिक एसिड। GDP से देखिए यहाँ गुआनोसिन डाइफॉस्फेट से यहाँ पे GTP बनता है, यही कह रहा था मैं, GTP बनता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, GDP से GTP बना, फिर उसके बाद सक्सिनिक एसिड से FADH2 FAD+ में कन्वर्ट होकर मैलिक एसिड बना था, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड फिर OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, जो 4 कंपाउंड का है,
इस तरह पूरी कंप्लीट साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, CO2 कहाँ कहाँ रिलीज होती है, ये चीज याद रखिए आप। तो आप याद रखना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद और सक्सिनिक एसिड से पहले। इसको रटने का आप याद करते थे, सी सिस आई ओके, सी सिस सिस इसको कहते हैं अल्फा कीटो, सिस आई ओके, ओके मतलब कीटोग्लूटारिक एसिड, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो माइलिक एसिड, सिस आई ओके FM, ठीक है, FM माइलिक एसिड, माइलिक दो F, एक स्टेप छूटा है क्या, ठीक। आगे बढ़िए, क्या क्या देखिए पढ़ते हैं। 3 पॉइंट है जहां NAD+ रिड्यूस होके NADH2 बनाता है, वेयर सिट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे NAD+ रिड्यूस होके NADH2 में कन्वर्ट होता है। व्हेन सिट्रिक एसिड कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड चेंज टू सक्सिनिक एसिड, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनिक एसिड में, बताया था। माइलिक एसिड चेंज होता है OA में। देयर इज अ 1 पॉइंट। अब ये 3 स्टेप जो हैं, ये आपके 3 स्टेप जहां पे आपका NADH2 बनता है, ठीक है। और एक NADH2 से कितने बनेंगे हमें, तो आपको पता है कि 3 बनते हैं। एक ऐसा पॉइंट है जहां FAD से FADH2 बनता है, ठीक है। व्हेन सक्सिनिक एसिड चेंज इनटू माइलिक एसिड, कहां बनता है, जब सक्सिनिक एसिड से माइलिक एसिड बनती है। सक्सिनिक एसिड कहां लिखा है, सक्सिनिक एसिड से माइलिक एसिड बनती है, तो एक FADH2 यहां से बनता है, ये हो गया। पायरबिक एसिड 4 NAD+ के साथ FADH2O ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है आपके इस प्रोसेस में। CO2 NADH2 4H+ और FADH2 ATP। ऑल एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल फाउंड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहे हैं कि जितने भी क्रेब्स साइकिल के एंजाइम हैं वो पाए जाएंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, एक को छोड़ के। यही पूछ लेगा आपसे कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बट मैट्रिक्स बट नॉट वन। कौन सा नहीं है, तो उसमें आप याद रखना एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा। तो ये तो सीधा पूछ लेगा कि वेयर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज प्रेजेंट, तो आप आंसर लगाएंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। या पूछ देगा कि सक्सिनिक का कहाँ पाया जाता है, ये इसमें। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाया जाए तो आपको ये चीज याद रखना है कि सारे एंजाइम जो हैं वो आपके पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, एक को छोड़ के सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है भैया ये बताइए कहाँ बनता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, तो कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन, अभी आपने पढ़ के आया है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंपली सिंथेसिस ऑफ ATP, मस्ट जस्ट सिंथेसिस ऑफ ATP का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखे यानी लाइट के प्रेजेंस में कराया जा रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसीलिए फॉस्फोराइलेशन 3 प्रकार का होता है आपका, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट बनता है और आपके उसमें NADH2 बन जाते हैं। तो याद रखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बाकी आपका वो 2 फॉस्फोराइलेशन इससे रिलेटेड है। तो हम लोग फॉस्फोराइलेशन पढ़ना कि फोटो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो फोटोसिंथेसिस में हुई थी। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंपली आपका सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ETS में कैसा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो, देखो लिखा है यहाँ पर, इन ETS एनर्जी स्टोर्ड इन NADH2 and FADH2 रिलीज एंड यूटिलाइज। ETS इज प्रेजेंट इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इनर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स दिखाया गया है, कौन कौन से, देखिए ये पूरा स्टेप नया एनसीईआरटी में बना हुआ है, अच्छे से आप इसे पढ़िए एक बार। और FES आयरन सल्फर प्रोटीन FMN के NADH2 कॉम्प्लेक्स 1, देखो कॉम्प्लेक्स 1 पूछेगा क्या होता है, तो NADH डिहाइड्रोजिनेज को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 1। इसी तरह पूछेगा आपसे कि कॉम्प्लेक्स 2 को क्या कहते हैं, साइटोक्रोम BC1, क्या कहते हैं, साइटोक्रोम BC1 कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेकंड को सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड पहले इसमें लिखा दिया, फिर उसके बाद सेकंड। तो फर्स्ट याद रखिए, फर्स्ट को क्या करते हैं NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, क्या NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। उसके बाद सेकंड वाले को क्या कहते हैं, सेकंड वाले को क्या कहते हैं आपके सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद थर्ड वाले को क्या कहते हैं, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1। उसके बाद आपका ये सारी स्टेप चलती रहती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 याद रखिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। तो एक बार देख लेना,
इसको पूरा ऐसे, इसमें ज़्यादातर नाम ही पूछेगा, कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू ट्रांसफर टू यूवी क्विनोन को भेज दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ NADH डिहाइड्रोजनेज, किसका नाम है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का। यूवी क्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 से भी कॉम्प्लेक्स सेकंड से। रिड्यूसिंग यूवी क्विनोन, जिसे रिड्यूस्ड यूवी क्विनोन को क्या कहते हैं, यूवी क्विनोल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूवी क्विनोल। देन ऑक्सीडाइज विद इन द ट्रांसफर ऑफ ETS टू साइटोक्रोम C वाया BC1, किससे आएगा, तो ये चीज बिल्कुल याद रखना, ये पॉइंट थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। रिड्यूस्ड यूवी क्विनोन को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं यूवी क्विनोल, यानी यूवी क्विनोन का हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कराते हैं, यूवी क्विनोल बन जाएगा। ऑक्सीडाइज होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया साइटोक्रोम BC1, कहां से, साइटोक्रोम B से BC1 तक, देखो वहां छुप गया है वो, साइटोक्रोम C से BC1 तक आता है, जिसे कॉम्प्लेक्स थर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड, नाम याद रखना है यहाँ पे। अब यार इसी को याद ही कर लो, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, BC1 पूरा यहाँ से। साइटोक्रोम C एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर, क्या होता है, मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है इलेक्ट्रॉन का, बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में काम करता है। देखो लिखा है कॉम्प्लेक्स थर्ड। साइटोक्रोम से ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स 4 कंटेनिंग, क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या होता है, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर, कभी मत भूल जाना, यही आएगा सवाल में, सीधा आएगा। इस साइटोक्रोम से जो कॉम्प्लेक्स 4 उसमें क्या क्या होता है, तो साइटोक्रोम A होता है, A3 एंड B 2 कॉपर सेंटर, क्या होते हैं, 2 कॉपर सेंटर होते हैं, 2 कॉपर सेंटर होते हैं। When electron process from one carrier to another via complex first to 4 in the ETS, they are coupled to ATP synthase complex 5 for production of ATP. When इलेक्ट्रॉन जब पास होता है पहले से चौथे में ETS के, तो वो क्या कपल्ड बन के ATP सिंथेज बनाता है, क्या बनाता है, ATP सिंथेज, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 5। ATP सिंथेज भैया कौन सा, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 4 किसका बना है, साइटोक्रोम A3 BC1, ये याद रखिए। देखिए कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ETS क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ देखो वही लिख दिया वो निकाल के, जिसमें वहाँ लिखा था कॉम्प्लेक्स 1 ADP डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2, साइटोक्रोम 3 BC1, कॉम्प्लेक्स 4 को कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स 5 को कहते हैं ATP सिंथेज। तो ये टेबल के फॉर्म में बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2, कॉम्प्लेक्स थर्ड आपका BC1 कॉम्प्लेक्स कहता है, और कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसके अंदर होंगे साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर, यहाँ लिख लो 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर सेंटर, ठीक है, ये हो गया। और कॉम्प्लेक्स 5th इज ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, सीधा सीधा पूछेगा ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 आंसर देगा, तो 5 याद रखना, फोर्थ को 8, तो बस हो गया, ये याद रखिएगा आप। इसका नाम देखो लिख दिया गया है, यही है इस किताब की खूबसूरती कि इसमें चीज़ों को बहुत समराइज वे में लिखा गया है। NADH2 की देखो बताया था अभी कि NADH2 से कितना मिलता है आपको, तो 3 मिलेगा, 3 ATP, और FADH2 से 2 मिलती है, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा होगा, तो ऑक्सीजन हजारों बार पूछा गया है PYQ कि बताइए फाइनल टर्मिनल कौन करेगा, तो वो आपका ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पानी बनाएगा। मॉलिक्यूल क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड बाय एटीपी सिंथेसिस एक्सप्लेन बाय द कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, बताया था कि उसमें आपके फोटोसिंथेसिस में बताया कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से काम करके हमें एनर्जी बनवाती है, सिर्फ मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, वहां पे ल्यूमेन में हो रही थी, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में, दैट इज बिटवीन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और इंटर देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है सॉसेज सेव होती है और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन, तो इंटर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स के बीच में होती है आपकी ये माइटोकॉन्ड्रिया के, जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कीमो जिसे बोला जाए कीमियोऑस्मोटिक प्रोसेस चलता है, जिसे हाइपोथेसिस दिया गया। एटीपी सिंथेस कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक F0 बताया था इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो F0 अंदर धसा होता है, F1 क्या होता है, बाहर पेरिफेरल होता है, परिधि में होता है, बाहर प्रोड्यूस करता है साइट ऑफ एटीपी सिंथेस। इसका एक्चुअली कन्फर्मेशनल रोटेशन होता है, जैसे यहाँ पे बना रहता है, उसमें आपने दिखाया था उसमें, तो ये एटीपी यहाँ पे अंदर F0 धसा होगा और ये बाहर होता है F1, और इसका रोटेशनल कन्फर्मेशन चेंज होता है, जिससे घूम जाता है और एटीपी बनती है। F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्रू द विच प्रोटॉन कैरियर इनर में, वही बात लिखिए। F1 एडपीसी जो पेरिफेरल परिधि में होता है,
कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस। क्या है साइट है एटीपी फॉर ईच एटीपी 2 हाइड्रोजन पास होते हैं, कितने 2, नेट गेन 36 एटीपी का ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन में। एक्चुअली क्या होता है एरोबिक जब पूरी सीट तैयार करते हैं तो 36 एटीपी, कभी कभी 38 एटीपी भी लिखा रहता है। तो एक्चुअली जिसमें माइलेट एस्पेक्टेट नाम का शटल चलेगा उसमें ये खर्च ही नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि हमारे साइटोप्लाज्म से हमें माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस तक भेजना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे ईटीएस चलवाने के लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए, तो वहां जाते जाते 2 एनर्जी का खर्च हो जाता है। जबकि ऐसा प्रोकैरियोट में 38 का 38 बनता है, वहां पे खर्च ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए नेट गेन पूछता है कभी 36 कभी 38, एक ही ऑप्शन में रहेगा पर्सन। एम्फीबॉलिक पाथवे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस भी हो रहा है, टूट भी रहा है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड का, और एटीपी बन रहा है, इसलिए दिस इज नॉट ओनली कैटा, नॉट ओनली एना, दिस इज एम्फीबॉलिक बोथ प्रोसेस। ऑल कार्बोहाइड्रेट यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड टू रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज मोस्ट फेवर्ड, देखो वही बात लिखा है, ग्लूकोज में मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन के लिए। अदर सबस्ट्रेट कैन आल्सो रेस्पायर बट दे डोंट एंटर टू द रेस्पिरेटरी पाथवे। अदर भी हो सकते हैं लेकिन वो रेस्पिरेटरी पाथवे पर इंटर नहीं करेंगे, इसलिए मोस्ट फेवर्ड आपका ग्लूकोज है। प्रोटीन डिग्रेडेड बाय प्रोटियोजेस इनटू अमीनो एसिड एंड देन आफ्टर डीअमीनेशन सर्टेन। देखो कुछ भी पूछा जाए कि इसमें क्या टूटता है तो हमेशा याद रखना यार, आपके केमिस्ट्री में भी दिया है, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स में भी, यहाँ भी हजारों जगह जहां पूछे वहीं लगा दो, तुम बता रहे हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस स्प्लिटिंग बता रहे हैं। सुक्रोज पूछेगा, सुक्रोज टूटेगा, किसमें टूटेगा? सुक्रोज देखिए अब एज लगा देते हैं तो एंजाइम बन जाता है, आपको पता है आपके सफिक्स में। तो सुक्रेज की प्रेजेंस में, सुक्रेज की प्रेजेंस में सुक्रोज टूटता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। तो यानी मैं कहूं तो ये सुक्रोज टूटता है जीएफ में, बस इतना याद रखना, जी प्लस एफ, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटता है सुक्रोज। उसके बाद आपको कहेगा कि बताइए माल्टोज किस में टूटता है? माल्टोज, माल्टोज, माल से याद आया, ये माल्टेज की प्रेजेंस में टूटेगा, माल्टेज की प्रेजेंस में, माल्टेज के प्रेजेंस में टूटता है 2 मोल ऑफ ग्लूकोज में, कितने 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 यानी जी प्लस जी, यानी ये कह सकते हैं ग्लूकोज। देखते हैं आप लोग जब इसको कैसे याद रखोगे, देखते हैं जब बारात उरात होती तो जहाँ पे इस टाइप के आइटम रहते हैं वहां पे लोग क्या कहते हैं, जी जी ये लेंगी रसगुल्ला, जी ये, तो मान वाला टाइप का देख के आदमी क्या करता है, जी जी करने लगता है, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज, तो जी जी माल्टोज से याद रखना। और एक है लैक्टोज, लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में, लैक्टोज जो है लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज आपके गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है। और आपका हाँ ये हो गया 3। अब देखो जो यहाँ पे बात चल रही थी अब उसका एक्चुअली बताते हैं कि आपका प्रोटीन, हाँ प्रोटीन जो है, प्रोटीन प्रोटियोजेस की प्रेजेंस में, प्रोटीएजेस के प्रेजेंस में, मतलब एजेस एंजाइम में प्रोटीन को स्प्लिटिंग करने वाला एंजाइम अमीनो एसिड में तोड़ देता है, किसमें? अमीनो एसिड। आपको पता है कि दिस इज अ मोनोमर एंड दिस इज अ पॉलीमर, प्रोटीन एक पॉलीमर है, यानी चेन ऑफ अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट होती है? प्रोटीन में। यानी इसका कई सारे आपके पास मालाएं हैं, अगर एक माला हम एक पूरी माला को देखते हैं मोतियों से बनी है, एक मोती जो है वो अमीनो एसिड है, पूरी माला क्या है आपकी? प्रोटीन है। तो अमीनो एसिड का चेन ही प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन को हम तोड़ेंगे तो भैया उसी का मोनोमर मिलेगा ना, दिस इज पॉलीमर तो दिस इज मोनोमर, तो वही बात उसमें लिखा है। तो आप कोई भी स्प्लिटिंग पूछे, हाँ फैट टूटता है, आपका फैट टूटता है लाइपेज के प्रेजेंस में, लाइपेज नाम के एंजाइम से, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, बस खत्म, यही आपका है पूरा। देखिए लिखा है ग्लूकोज कहाँ गए भैया, प्रोटीन डिग्रेडेड प्रोड्यूस बाय अमीनो एसिड एंड देन आफ्टर डीअमीनेशन एंटर इनटू द पाथवे एट द सेम स्टेज में क्रेब्स साइकिल, ठीक है उसमें चला जाता है। स्टिल फैट, हाँ अगर भैया हमें मतलब इसमें लिखना ये चाह रहे हैं कि अगर ग्लूकोज नहीं है, प्रोटीन को डिग्रेड करके आप अमीनो एसिड में बनवा ले रहे हो, फिर उसे आपको भेजना है किसमें? क्रेब्स साइकिल में। एक्चुअली किससे भेज रहे थे आप? क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम में ग्लूकोज से भेज रहे थे, लेकिन इससे भेजना है तो इससे भेज सकते हैं पायरुविक एसिड और कोएस्टिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी आप उसको तोड़वा के वहां तक लाइए, उसके बाद ये अपना काम वही से सीधा सब वही चलेगा जो उसमें चलता है। फैट नीड टू बी ब्रोकन डाउन टू ग्लिसरॉल, देखिए यहाँ यल दिखाना चाहिए, गलत है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बताया था, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है। इफ फैटी एसिड वर टू बी रिस्पायर्ड देन वुड बी फर्स्ट डिग्रेडेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम में। मतलब तुम भैया कहना ये चाह रहे हो कि चाहे तुम फैट तोड़वाओ चाहे प्रोटीन तोड़वाओ कुछ भी तोड़वाओ, इसको पहले तुम एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करो तब ये इंटर करेगा पाथवे में। तो मैंने पहली लाइन बोल दी थी साफ साफ कि भैया
आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज आपका एसिटिल कोएंजाइम है। कुछ भी आप सबस्ट्रेट लेके आइए, एसिटिल कोएंजाइम में तुड़वाइए, फिर वो अपना अपने पाथवे पे एंटर करेगा। ग्लिसरॉल वुड एंटर टू पाथवे आफ्टर ब्रिंगिंग कन्वर्टेड पीजीएल। अगर हम ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दोनों टूट रहा था फैट में, अब फैटी एसिड का काम तो एसिटिल कोएंजाइम, ग्लिसरॉल अगर आप भेज रहे हैं तो पीजीएल फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट करिए, यानी फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो फिर ये आपके ग्लाइकोलिसिस में इंटर, मतलब ग्लाइकोलिसिस वाली स्टेप फॉलो करके फिर ये किसी न किसी तरह 2 मोल पायरुविक एसिड बनवाएगा, 2 मोल पायरुविक एसिड से NH2 के प्रेजेंस में फिर ये एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, फिर ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो वही बात लिख रहा है, ठीक है। Intermediate of respiratory pathway may also use for synthesis of fat protein, so overall pathway is not exactly the catabolic, this is amphipolic। बताया था कि पूरी तरह से टूटती तो नहीं है, पूरी तरह से इस कैटाबोलिक कहना नहीं ठीक है, एम्फीबोलिक है, जो मैंने पहली लाइन में ही आपको बता दिया था। तो इंटरमीडिएट रेस्पिरेटरी पाथवे यूज हो सकते हैं। आरक्यू क्या होता है, व्हाट इज आरक्यू? रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, जितनी आपने CO2 छोड़ी, आप ऑक्सीजन, देखिए भैया रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, 2 टाइप के होता है, एरोबिक एनारोबिक। अच्छा ये तो बताएं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होगा, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं यूज होता, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें नॉट कंप्लीट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है एनारोबिक में, इसमें कंप्लीट होने की वजह से मच लार्जर ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, देखा लेस देन 7% ही रिलीज हो रही थी फर्मेंटेशन में। ये डिफरेंस है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं एरोबिक और एनारोबिक के। आप पढ़ते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह जितनी है, फैकल्टेटिव एनारोबिक, फिर 2 प्रकार के, उसमें फैकल्टेटिव भी होता है और आपके फैकल्टेटिव है आपके ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मस्ट है, जरूरी है, एनारोबिक कंडीशन नहीं होगी तो हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, यानी इन ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन ही करेंगे, तो ऑब्लिगेट है मतलब मस्ट है, जरूरी है। और फैकल्टेटिव मतलब काम चल जा रहा है, जैसे आपकी साइनोबैक्टीरिया जितनी आपकी रूट नोड्यूल, देखो वो सॉइल में कैसी थी, एरोबिक थी, रूट नोड्यूल में उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना हो तो एनारोबिक होगी, यानी वो फैकल्टेटिव है, चेंज कर ले रही सिचुएशन के हिसाब से। तो इसमें एनारोबिक एरोबिक में डिफरेंस बताया। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला और कितना आपने ऑक्सीजन कंज्यूम किया, ये है आपका आरक्यू। डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट सबस्ट्रेट के अलग अलग आरक्यू होते हैं। यूनिटी होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये चीज याद रखिएगा। कहाँ लिखा है? आरक्यू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, कौन सा सबस्ट्रेट लिया उसी पे आरक्यू बताएंगे। तो आरक्यू में सबसे चीज याद रखने वाली बात है कि रेस्पिरेटरी कोसेंट इक्वल टू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम। यानी आप ये कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आरक्यू में ना, तो स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहेगा, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट, और आप जो है O2 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर देख लेना। CO2 इवॉल्व यानी CO2 निकलना चाहिए, और ऑक्सीजन कंज्यूम यानी आपका डिनोमिनेटर में ऑक्सीजन होना चाहिए, न्यूमरेटर में CO2 होना चाहिए, बिल्कुल याद रखना। अगर पलट दिया इसको O2 CO2 तो लगेगा सही, गलत हो जाएगा आरक्यू। तो ये किस पे डिपेंड करेगा आरक्यू, भैया कौन सा आपने माल यूज किया है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या लिया है। कार्बोहाइड्रेट लिया है तो 1 होगी, आपकी ऑर्गेनिक एसिड है तो मोर देन 1 होगी, 4 के आसपास होती, और आपके प्रोटीन है तो 1 से कम होगी, फैट है तो भी 1 से कम होगी, यानी 0.7 और 0.9 रेस्पेक्टिवली होता है। चलिए देखिए, प्रोटीन का 0.9 होता है और कार्बोहाइड्रेट का 1 ये लिखा था, फैट का लेस देन 1, हाँ फैट का 0.7 होता है तो लेस देन 1 बताया था, 0.7 होता है फैट का, 0.9 होता है प्रोटीन, ना 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 ये ना रहा है तो ना से 9। अबे याद करने के लिए वहां 0.7 0.9 में कंफ्यूज कर दिया, तो ना से प्रोटीन ना से 9, तो 0.9 मतलब लेस देन 1 है तो ऑलरेडी 0 लगा लेना, फिर 9 से 0.9 ये 0.7। कार्बोहाइड्रेट का यूनिटी होता है, कभी कभी ये लिखा रहता है यूनिटी, ठीक है, यूनिटी मतलब 1 होता है। When carbohydrates are used as substrate and completely oxidized, RQ will be 1 because equal amount of CO2 और ऑक्सीजन, मतलब अगर हम इन दोनों की वैल्यू एक एक कर दें, मतलब 1 by 1 कर दें तो हमारा रिजल्ट 1 ही आएगा ना। तो इसलिए जितना CO2 निकली उतनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, यानी वो रेस्पिरेटरी क्या सबस्ट्रेट था, वो था आपका ग्लूकोज जिसका 1 होता है। C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन से मिलकर 6 CO2 में पूरा बैलेंस रिएक्शन लिखा है, जिसका RQ 1 होगा। देखिए CO2 और 1 होगा, और एनर्जी कितनी निकलती है तो 686 किलो कैलोरी, ठीक है। व्हेन फैट आर यूज्ड, फैट जब यूज होता है तो लेस देन 1, कैलकुलेट फैटी एसिड ट्राइपामिटिन। कई बार पूछा कि पामिटिन ट्राइपामिटिन, यानी आपको पता होना चाहिए ट्राइपामिटिन क्या है, एक प्रकार का फैट है। इससे देख ये लिख दिया 0.7, ठीक है। रिएक्शन देख लेना, ट्राइपामिटिन आरक्यू के साथ 102 मोल ऑफ CO2 निकलती है और इसमें 145 होता है। When protein or respiratory substrate are in the ratio would be, प्रोटीन का कितना 0.9, तो बस यही था, इतना ही है।
चलिए, और कुछ छूटा तो नहीं, लगभग यही से आएगा क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हम लोग इसका पेपर डिस्कशन करते हैं, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।